हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट हिंदी का वर्णमाला। आप एक बार रिवीजन करते चलेंगे। आपने अगर ये पुस्तक पढ़ी है तो मुझे लगता है आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द और पद से भी छोटी इकाई जो होती है उसे अक्षर कहते हैं और अक्षर से भी छोटी इकाई जो होती है उसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं, वो क्या होती है? ध्वनि होती है और ये सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए, राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और म, और इसमें 4 वर्ण हैं। वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ण र है, आ है, म है और अ है। राम जो बना हुआ है वो शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है तथा इसमें वर्ण जो है वो कितने हैं? टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। तो हम कह सकते हैं कि जो किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे वर्ण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला में 2 शब्दों से बना है, वर्ण और माला। तो इससे आपको समझ में आता है वर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे में गुच्छे की तरह होते हैं। गुच्छे की तरह मतलब गुहे हुए। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है और ध्वनि वर्ण का उच्चारित कथित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं, जैसे अभी हमने आप देखा कि वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो जो वर्ण होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारी परीक्षाओं में सीधे पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला किसी भी भाषा की जो मानक होती है, मानक इकाइयाँ होती हैं वो क्या है? तो हिंदी की जो मानक वर्णमाला है वो क्या है? मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर और 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या अलग अलग होती है। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 स्वर होते हैं, जबकि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो ये पूछे जाने वाले प्रश्न है कि स्वर जो होते हैं उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आगे हम देखते हैं स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से स्वर होते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अं, अ। कुल मिलाकर के 10 स्वर उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर 13 स्वर है। तो लेखन में री, अंग और अह ये 3 स्वर जुड़ जाते हैं। ये स्वरों की संख्या लेखन में क्या हो जाती है? 13 बन जाती है। तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और हमारे कुल व्यंजन जो होते हैं वो कितने व्यंजन होते हैं? 35 व्यंजन है। तो आप याद रख सकते हैं कि स्वरों की संख्या 10, उच्चारण के आधार पर
और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 और 35 व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन, 10 स्वर और 13 स्वर होते हैं कुल किसी भी जो हिंदी भाषा है उसमें मानक इकाई में। तो आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन क वर्ग, जो व्यंजन होते हैं क वर्ग में कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़ और न। इसमें एक दो जो होते हैं वो द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, एक ड होता है और एक ड़ होता है। ट, ठ, ड और ढ। ड और ढ जो होते हैं वो क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। ड और ढ द्विगुण व्यंजन होते हैं। इसे आप याद रखिए। आगे चलते हैं त वर्ग। त वर्ग में जो व्यंजन है वो त, थ, द, ध और न। प वर्ग में व्यंजन जो है प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। उसमें व्यंजन स, ख, स, ह। और संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं छ, त्रंग, ज्ञ और स्र। कुल 4 संयुक्त व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर के 33 जो होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। 2 और जो व्यंजन होते हैं उसे मिलाकर के हमारे ये 2 व्यंजन थे द्विगुण व्यंजन, इनको मिलाकर के टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 35 व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35 और स्वरों की संख्या कितनी है? 10 और 13। तो आगे चलते हैं। विदेशों से आगत गृहीत ध्वनियाँ। जो ध्वनियाँ, कुछ ध्वनियाँ विदेशों के शब्दों से आई हैं उसे हम क्या कहते हैं? विदेशों से आए हुए ध्वनियाँ कहते हैं। तो पहला अरबी फारसी, जो अरबी भाषा से आया है और फारसी भाषा से जिसे जो शब्द आए हैं उन्हें अरबी फारसी भाषा शब्द ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ज, फ, क, ख, ग का प्रयोग अब कम किया जाता है। तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण होते हैं। अंग्रेजी से अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण को अंग्रेजी से आया है आ शब्द जो आया है ये वर्ण जो आया है ये कहाँ से आया है? अंग्रेजी से आया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नोट में क्या दिया है ये देखते हैं। वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन के आधार पर। ठीक है, वर्णों की जो गणना की जाती है वो कितने प्रकार से की जाती है? 2 प्रकार से की जाती है, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। उच्चारण और लेखन के आधार। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 है। 10 स्वर, 37 व्यंजन, 35 हिंदी के मूल व्यंजन, 2 आगत व्यंजन ज और फ है तथा छ, त्रंग, ज्ञ, स्र एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 35। इनमें से उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन अथवा मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे स्वर कितने होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है वो देखते हैं। जो अभी हमने पढ़ा भी उस पर स्वर या वोवेल्स। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं।
स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो ये हमने पहले भी बताया, लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या अलग अलग है, लेकिन जो परंपरागत रूप से माने जाते हैं वो 13 कितने माने गए हैं, 13 स्वर। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को वर्गीकरण मात्रा, उच्चारण, काल के आधार पर किया गया है। किसी भी स्वर का उच्चारण मात्रा, काल के आधार पर किया गया है। तो चलिए देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ। इन वर्णों के उच्चारण में आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय लगता है और हम आसानी से बहुत ही जल्दी बोल लेते हैं। अ ई उ, ये क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 3। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आ ई उ ए ओ अं आ। तो आप देख सकते हैं कि इनके उच्चारण में अ क्या था, ह्रस्व स्वर था, उसके उच्चारण में कम समय लगता था। और ये आ ई उ ए ओ आ, इनके उच्चारण में हमें क्या लग रहा है, थोड़े से समय लग रहे हैं। तो और हमारे मुंह को भी क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा सा और खुला रखना पड़ रहा है। तो जिन सब वर्णों के उच्चारण में हमें क्या लगते हैं, थोड़े समय लगते हैं, ठीक है, थोड़े समय लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर। और आगे चलते हैं लुप्त स्वर। लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है। रा, मा, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, लुप्त स्वर होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर, अब हम अपना मुंह में जो जीभ होती है उसके आधार पर भी हम क्या किए गए हैं, स्वरों को विभाजित किया गया है। तो चलिए देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे किया गया। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। मतलब जिन भी स्वरों को हम अगर बोलेंगे या अपने मुख से उसको निकालेंगे, उनके उच्चारण के समय हमारे मुख जीवा की जो अग्रभाग है वो काम करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई ए। तो इनके उच्चारण में हमें क्या करना पड़ रहा है, हमारे जीवा के जो आगे के भाग हैं उनका बहुत ही बड़ा इसमें रोल होता है। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ क्या है, मध्य स्वर है, ठीक है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में पश्च भाग जीभ का काम करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं, कहा जाता है। जैसे आ, उ, ओ, आ। इनके उच्चारण में हमें क्या करना पड़ रहा है, हमने जीवा के पीछे के भागों का हमें उपयोग करना पड़ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। मुख द्वारा मुख विकर के खुलने के आधार पर भी
इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे मुख हमारे किन्हीं वर्णों को बोलने में बहुत ही कम खुलता है और किन्हीं वर्णों को बोलने में हमारे मुंह बहुत ही ज़्यादा खुलते हैं, तो उसके आधार पर भी इसको विभाजित किया गया है। तो आगे देखते हैं। विवृत ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार का पूरा खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? विवृत वर्ण कहते हैं या स्वर कहते हैं। जैसे आ का उच्चारण अगर आप करेंगे तो मुख का आपको ज़्यादा भाग खोलना पड़ेगा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख की आधी खुला होता है उसे हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, औ, आ, ए, औ, आ, तो इसे हम क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अर्ध संवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे ए ओ। संवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे ई ऊ। देख लीजिए, इनके उच्चारण आप करके देखिए। ई ऊ, इनके उच्चारण में आपके क्या होंगे? मुख जो होते हैं वो लगभग बंद होते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संवृत्त इसलिए इसको संवृत्त कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे हम क्या कहते हैं? संवृत्त स्वर कहते हैं। चलिए देखते हैं जो हमारे व्यंजन और स्वर होते हैं उनको हम उच्चारण कहाँ कहाँ से करते हैं। पहला नासिका। नासिका मतलब जो नाक से ज़्यादातर अगर आप उच्चारण करेंगे तो उनकी ध्वनियाँ नाक से निकलेंगी। जैसे अ, ड, य, न, म। अगर इनको देखेंगे तो ये नासिक के नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं। तथा दंत मूल वत्सर्य जो दांतों से निकलने वाली हैं, जैसे र, ल। दंत त वर्ग स, त वर्ग के तथा स वर्ग जो होते हैं वो सब दंत से, जैसे त, थ, द, ध, न। ये क्या रह रहे हैं? हमारे दांतों को, जो जीवा है वो हमारे दांतों को स्पर्श कर रही है। तो इस प्रकार से हम दांतों के द्वारा दंत से जो उच्चारण करते हैं जिन स्वर या व्यंजनों का, उसे दंत वर्ग कहते हैं। दंत धन ओष्ठ, दांत तथा ओठों की सहायता से जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उसे दंत ओष्ठ कहते हैं। जैसे व, ओष्ठय उ प वर्ग। ओठ से जो इसका उच्चारण करते हैं जिन व्यंजनों और स्वरों का उसे ओष्ठ एवं उ पर प वर्ग कहते हैं। आप करके देखिए। प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण करने में आपके दोनों होठों के अलावा और न जीवा का कोई उपयोग था न किसी और कारक का। तो ओष्ठ धन कंठ, ओष्ठ धन कंठ ओ आ। मूर्ध्या जो हमारे नासिका और गले से निकलती है उसे, जैसे री, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़, स। तालु, तालब ई, च वर्ग च, व वर्ग व वर्ग, ये सब क्या है? तालु तालब्य से बोले जाने वाली वर्ण हैं या वर्ण हैं। कंठ धन तालु, कंठ और तालु से बोले जाने वाले
जो होते हैं वर्ण ए कंठ कंठ्य आ क वर्ग और ह वर्ग जो बोले जाते हैं वो किससे बोले जाते हैं? कंठ से। तो वर्णों के उच्चारण स्थान को हमने आसानी से देखा और समझा कि जो हमारे वर्ण होते हैं उनके उच्चारण के लिए भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है।